मेन टॉपिक, उसमें बहुत कुछ हमें पढ़ना है। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इन द बेसिक सेंस कुछ ऐसा होता है, ये मेरे पास एक लाइट सोर्स है, ये एक दूसरा सोर्स है, और ये मेरा सपोज वर्किंग टेबल है, राइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस? आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी रफ मैनर कि मेरे पास दो सोर्स है, ठीक है, और ये मेरा वर्किंग टेबल है। व्हाट आई फाइंड, जब मैं एक सोर्स को ऑन करता हूं तो पूरी जगह लाइट होती है, और जब दोनों सोर्स को ऑन कर देता हूं तो यहां पे लाइट गायब हो जाती है, ठीक है, और इन पोजीशंस पे लाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। कुछ पोजीशंस पे लाइट बहुत ज्यादा हो जाती है और कुछ पोजीशंस पे लाइट गायब हो जाती है, राइट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। एक सोर्स ऑन किया, सब जगह लाइट है, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं। दूसरा सोर्स ऑन करते ही कुछ जगह पे लाइट है और कुछ जगह पे लाइट नहीं है, कुछ जगह तो बहुत ज्यादा हो गई और कुछ जगह से लाइट गायब ही हो गई। सो दैट इज द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। इसको हमें पूरा समझना है कि कैसे कैसे होता है। बट ये फेनोमेना कंडीशनल है, यानी इट इज नॉट दैट इट विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा नहीं होगा। हमारे पास नहीं हो रहा, यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट जल रही है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये फिनोमेना कंडीशनल है, यानी कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में होता है। उन सेट ऑफ कंडीशंस के लिए हमको क्या चाहिए? कोहेरेंट सोर्स। अगर सोर्स कोहेरेंट है तो ऐसा फिनोमेना होगा, अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो ऐसा फिनोमेना नहीं होगा, राइट। व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्स? ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। टू सोर्सेस आर कोहेरेंट इफ फर्स्ट wavelength is same, second frequency is same, third phase difference is constant, may be 0. Phase difference is constant with time, यानी टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। एंड द बिगेस्ट ऑफ ऑल, नो टू इंडिपेंडेंट सोर्स are coherent except phase locked laser। कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होते अनलेस वी आर मेकिंग देम कोहेरेंट। लेजर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स जिसमें हम फेसेस को लॉक कर देते हैं। तो दो लेजर अगर उनके फेस लॉक किए हुए हैं तो वो कोहेरेंट हो सकती है, अदरवाइज कोहेरेंट नहीं हो सकती, राइट। किन्हीं भी दो सोर्स में फर्स्ट 2 कंडीशन मैच कर जाएंगी, थर्ड कंडीशन कभी भी मैच नहीं करेगी, राइट। और लेजर में क्यों कर जाती है वो मैं बताता हूं। पहली चीज, लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है। लाइट प्रोड्यूस होती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जंप करता है तो लाइट प्रोड्यूस होती है। हम किसी भी फॉर्मेट में एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ हीट हो सकती है, जैसे हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो ग्लो करने लगती है, लाइक इनकैंडिसेंट लैंप है, ठीक है। वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं। तो वो जब हम किसी भी फॉर्म में एनर्जी देते हैं सिस्टम को, राइट, उससे
इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, एटम्स एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स पे जाते हैं, और जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे वापस आते हैं तो लाइट रिलीज होती है, राइट। तो लाइट के प्रोड्यूस होने का मेन कॉन्सेप्ट है जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे कब जंप करेगा नहीं पता, ये एक रैंडम फिनोमेना है, ठीक है। मतलब यू कैन नॉट से कि एवरी इलेक्ट्रॉन विल जंप एट द सेम टाइम इंटरवल, so every electron will jump at different time interval, so the phases are always random। यानी जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसका फेस रैंडमली चेंज होता रहता है। एक सोर्स का फेस रैंडमली चेंज हो रहा है, दूसरे सोर्स का भी फेस रैंडमली चेंज हो रहा है, तो दोनों के फेस का जो डिफरेंस है वो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। सो कोई भी दो सोर्स के जो फेस डिफरेंस है वो हमेशा रैंडम फेस डिफरेंस होता है, दैट्स व्हाई सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं होते। What happens in laser? लेजर में हम इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कंपेल करते हैं। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी हम रेडिएशंस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन को कंपेल करते हैं नीचे आने के लिए, तो वहां पे हम टाइम इंटरवल डिफाइन कर पाते हैं लेजर में। तो जब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग एट अ रेगुलर इंटरवल, सो देन द फेज विल बी सेम, राइट। फेज विल ऑलवेज बी सेम। तो हमने एक लेजर किसी एक पर्टिकुलर फेज पे क्रिएट कर दी, दूसरी लेजर किसी एक पर्टिकुलर फेज पे क्रिएट कर दी, अब उनके फेज हमेशा सेम रहेंगे, दे आर नॉट रैंडम फेज। तो नॉर्मल सोर्स से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो हमेशा रैंडम फेज में होती है, और जो कोहेरेंट सोर्स होती है उनसे जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो हमेशा कोहेरेंट सोर्स में जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो हमेशा कांस्टेंट फेज डिफरेंस में होती है। सो दिस इज द कंडीशन, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये दो इंडिपेंडेंट सोर्स में कभी नहीं मिलती, ठीक है। सो बिना लेजर लॉक किए हुए या बिना लेजर को यूज किए हुए हमें कोहेरेंट सोर्स कैसे मिल सकते हैं? हम एक कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं, हम एक सोर्स को दो सोर्स में कन्वर्ट करके, एक सोर्स को दो सोर्स में कन्वर्ट करके। टू कोहेरेंट सोर्स are created by first division of wavefront डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। कैसे? लाइक हर एक वेव फ्रंट का, हमने वेव थ्योरी में पढ़ा, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है। तो अगर मैं यहां पे एक सोर्स लूं, मैं यहां पे एक सोर्स लूं, ये एक वॉल रखूं और इस वॉल में दो होल कर दूं, तो क्या होगा? ये भी एक सोर्स की तरह काम करेगा और ये भी एक सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये दो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ये डिपेंडेंट है। जो भी चेंज इसमें हो रहा है वो इसमें भी हो रहा है, ठीक है। जो चेंज इसमें हो रहा है वो इसमें भी हो रहा है, तो दोनों के फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो दैट इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, यानी एक वेव फ्रंट का दो पार्ट हमने यूज कर लिए एज सोर्स। And this we know, every part of the wavefront acts as a source of light. So that is one way to produce coherent source. The second way to produce coherent source is by division of intensity. उसमें क्या करते हैं? Like, जैसे एक कोई शीट है, ठीक है, आई कैन से लाइक द सीडी आप ले लो, सीडी में नीचे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है। तो एक लाइट इंसिडेंट हुई, उसका कुछ पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट होगा,
कुछ पार्ट अंदर जाके फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक सोर्स है एंड दिस बिकम टू सोर्स फ्रॉम द वन सोर्स। एक टॉप सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ और एक बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, राइट। तो वो दो रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो दो सोर्स का काम करती है। तो हम हमेशा जो कोहेरेंट सोर्स लेते हैं वो एक सोर्स को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करके लेते हैं, राइट। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, व्हाट इज दैट? ये पूरा एक्चुअली वेव से रिलेटेड है, और क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में वेव थोड़ा पढ़ा नहीं है तो दैट्स वाई मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, व्हाट इज दैट? एक सोर्स यहां पे है, एक सोर्स यहां पे है, ये दोनों सोर्स से लाइट यहां पे मिली, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना? S1p। इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया S2p, एंड ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। सो द पाथ डिफरेंस इज S2p माइनस S1p, करेक्ट। When light from two source superpose at a point, the difference of distance from source to point of superposition is called path difference. In figure, path difference delta x is equal to S2p minus S1p। ये हो गया पाथ डिफरेंस। नाउ हाउ द पाथ एंड फेज आर इंटर रिलेटेड, करेक्ट। इसको वेव के टर्म्स में समझो। दिस इज, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव है, यहां तक वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 1 वेवलेंथ के बराबर है, यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 2 वेवलेंथ के बराबर है, ठीक है। यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 3 वेवलेंथ के बराबर है, ओके। अब हम फेज के टर्म्स में देखें, सो दिस इज 0 फेज, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। अब हम आगे चलते जाएं, एक्सटेंड करते जाएं, तो दिस विल बी 3 पाई, दिस विल बी 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ठीक है। तो ये फेजेस होते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। सो जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लैम्डा, तो देन फेज चेंज बाय 2 पाई। लैम्डा डिस्टेंस में फेज कितना चेंज हो जाता है? 0 से 2 पाई, करेक्ट। ऑब्वियसली लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस में कितना होगा? पाई। लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस में कितना फेज चेंज हो जाएगा? पाई बाई 2, ठीक है। तो अब सोचो, मेरा ये S2p 7/2 लैम्डा है और S1p 3 लैम्डा है, ठीक है। सो 3 लैम्डा डिस्टेंस में इसका फेज कितना हो गया? 6 पाई, और 7/2 लैम्डा मीन्स 3.5 लैम्डा। सो 3.5 लैम्डा, तो ये यहां पे पहुंच गए ना, कितना हो गया फेज? 7 पाई। सो 7/2 लैम्डा डिस्टेंस चलने में फेज चेंज हो गया 7 पाई।
तो हाउ मच इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम? पाई. हाउ मच इज द फेज डिफरेंस? दैट इज पाई. ओके, सो हम इसको सिंपली यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं. लैम्डा डिस्टेंस में 2 पाई होता है, तो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस में पाई होगा. ठीक है, इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालो तो कितना आया? डेल्टा एक्स इज 7/2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2. If lambda distance is equivalent to phase of 2 pi, then lambda by 2 distance is equivalent to phase of pi. So that is simply unitary method, correct? So if I make a relation between phase difference and path difference, relation between phase difference and path difference. For delta x path difference, phase difference delta phi is equal to 2 pi by lambda delta x. So that is a simple relation which you need to follow to convert the path difference into the phase difference. अगर हमको path distance मालूम है तो हम बड़े आराम से phase distance निकाल सकते हैं. अभी मैं एक डेरिवेशन करूंगा पहले, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा उसको. ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्स. सुपरपोजिशन ऑफ 2 कोहेरेंट सोर्स मीन्स 2 कोहेरेंट से सोर्स से लाइट गई और किसी पॉइंट पे सुपरपोज किया. ठीक है, ये मान लो हमारा एक सोर्स है S1, ये एक सोर्स है S2 और ये पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन है P. ये लाइट गई S2P और ये S1P. ठीक है, पाथ डिफरेंस x मान लेते हैं और फेज डिफरेंस phi मान लेते हैं. एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन पाथ डिफरेंस इज x एंड फेज डिफरेंस इज phi. ठीक है, लिट 2 कोहेरेंट सोर्स. S1 and S2 superpose at P with phase difference phi. Right? Equation for S1, y1 is equal to a cos ओमेगा t. ये इक्वेशन ऑफ वेव होती है. ठीक है, राइट. इक्वेशन फॉर सोर्स 2, y2 is equal to a cos omega t plus phi. A is amplitude, omega is angular frequency and phi is what? Phase difference. ठीक है, this is the equation of wave. On superposition, सुपरपोजिशन का मतलब होता है दोनों ऐड हो गई. ऑन सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. तो ये हो गया y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस phi. राइट, अब ये हो गया cos c प्लस cos d. मैथ्स वालों को मालूम होता है, ठीक है, और मेडिकल वालों को मालूम होता नहीं है. मैथ्स वालों को मालूम होता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मेडिकल वालों को मालूम नहीं होता तो वो याद कर लेना. 2 cos ओमेगा t cos ओमेगा t प्लस phi by 2.
ठीक है, एक मिनट, कुछ गलती की ना, cos 5/2 होगा, ठीक है, ओमेगा टी दिस माइनस दिस बाई 2, तो ओमेगा टी कैंसिल हो गया, 5/2 दिस प्लस दिस बाई 2, तो ओमेगा टी प्लस 5/2, ठीक है ना। cos c माइनस डी बाई 2, cos c प्लस डी बाई 2, यही तो होता है, हाँ वही तो किया है, ठीक है, लिख देता हूँ cos c प्लस cos t इज इक्वल टू 2 cos c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ओके। सो दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू 2a cos 5/2 cos ओमेगा t प्लस 5/2. This is equation after superposition. From equation, amplitude after superposition देखो, it should be the form of y is equal to a cos omega t, तो आफ्टर सुपरपोजिशन इट मस्ट बी ऑफ द सेम फॉर्म, तो ये एम्पलीट्यूड हुआ, एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ये पूरा, ठीक है, और ये तो सेम वही पार्ट हो गया cos ओमेगा टी वाला जो बाद में था, तो आफ्टर सुपरपोजिशन एम्पलीट्यूड कितना हो गया 2a cos 5/2. So y is equal to, sorry, a is equal to, एम्पलीट्यूड है ना, a is equal to 2a cos 5/2. This change with change of phi, correct, a is maximum कब, cos की वैल्यू मैक्सिमम होगी कितना, प्लस माइनस 1, when cos 5/2 is equal to plus minus 1, और cos की वैल्यू प्लस माइनस कब होती है, 1 कब होती है, n पाई पे, और 5/2 is equal to n पाई, और phi is equal to 2n pi. And a maximum is equal to 2a. Right? A is minimum when cos 5/2 is equal to 0, और 5/2 is equal to 0 कब होता है, π/2 के मल्टीपल में, π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, ठीक है, 5π/2 पे 0, तो π/2 के ऑड मल्टीपल में 0, सो दैट इज 2n minus 1 π/2, और phi is equal to 2n minus 1 pi, and a minimum
is equal to 0. Right? Now, intensity of light is proportional to square of amplitude. Square of amplitude. If intensity of each source is I naught, then I naught proportional to A square, right? And I maximum proportional to A maximum square, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा. So I naught upon I maximum is equal to A upon A maximum square, that is A upon 2A square. So I maximum is equal to 4I naught. Right? And I minimum is equal to 0. Okay. इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ अगर हम ये देखें, ये हमारा आया था A इज इक्वल टू 2A cos phi. Now, if intensity after superposition is I, then from A is equal to 2A cos phi by 2, A square is equal to 4A square cos square phi by 2, or I is equal to 4I naught cos square phi by 2. ठीक है, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई हो गई, और स्मॉल ए इनिशियल वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है तो वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी हो गई, राइट? तो फिर भी इसको आप एक बार वो कर लेना, बट इससे हम कंक्लूजन्स निकालेंगे, और कंक्लूजन्स के लिए जो हम पॉइंट्स लेंगे, वन दिस, ये रिजल्ट आया, देन दिस रिजल्ट वी विल यूज, then this result we will use and this result we will use. Okay, ये कुछ results आया हमें जिनसे हम conclude करेंगे overall what is happening. करेक्ट? ये हमारा mathematical analysis है superposition of waves का, कि coherent source से दो wave आके superpose हुई तो mathematically क्या हो रहा है, that is the complete analysis. So इसको एक एक करके नोट करते जाते हैं. Conclusion. First, if two wave from coherent source of amplitude A
and intensity I naught superpose with phase difference of phi, then resultant amplitude A is equal to 2A cos phi by 2. A maximum is equal to 2A when phase difference phi is equal to 2n pi, n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, and or path difference. अब हम इसको पाथ डिफरेंस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं. पाथ डिफरेंस में 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा, 2 पाई फेस इक्वल टू लैम्डा पाथ डिफरेंस. तो कितना हो गया? x इज इक्वल टू n लैम्डा. करेक्ट. मीन्स जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो मैक्सिमम होगा. राइट. A मिनिमम इज इक्वल टू 0 when phi is equal to 2n minus 1 pi एंड पाई फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है? लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस के बराबर. और पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. resultant intensity I is equal to I naught cos square phi by 2. I maximum is equal to 4 I naught. I minimum is equal to 0. और ये कंडीशन तो वही है. When phi is equal to 2n pi and x is equal to n lambda. When phi is equal to 2n minus 1 pi and x is equal to 2n minus 1 lambda by 2. So that is what we concluded overall by the derivation. Right? Second, this shows that at some point intensity is more than total इंटेंसिटी कितनी हुई? 2I नॉट. अगर एक सोर्स की इंटेंसिटी I नॉट है तो दोनों की मिला के कितनी हुई? 2I नॉट. एंड एट सम पॉइंट इंटेंसिटी इज लेस देन टोटल. This way energy is redistributed this phenomena of redistribution of light energy, this phenomena of redistribution of light energy
is called interference. Right? So this is what is interference, the phenomena of लाइट रीडिस्ट्रीब्यूशन. जब लाइट रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है तो हम बोलते हैं इंटरफेरेंस हो गया. राइट? पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी is called maximum or bright point बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड position of minimum intensity are called minima or dark point, known as destructive interference. ठीक है. नाउ अब मैं जस्ट आई विल टेक 2 minutes टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट हैज हैपेंड. ये हो गया ना. ये सोचो मेरे पास दो सोर्स हैं, S1 S2. यहां पे पाथ डिफरेंस 0 है, दोनों से के सेंटर में पॉइंट है. पाथ डिफरेंस 0 हो गया तो कौन सा सुपरपोजिशन है? कंस्ट्रक्टिव. तो यहां पे क्या होगा? ब्राइट पॉइंट मिलेगा. इससे थोड़ा ऊपर चले तो यहां पे पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया. कितना? λ/2. इसने ज्यादा डिस्टेंस चला, इसने कम डिस्टेंस चला, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? λ/2. तो यहां पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन. तो डार्क. थोड़ा और ऊपर चले एंड दिस बिकम लैम्डा. देन व्हाट? फिर कंस्ट्रक्शन, फिर कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा. सो दैट इज अगेन ब्राइट. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न. और हम नीचे चलेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू λ/2, दैट इज डार्क. फिर थोड़ा और नीचे चलेंगे तो x इज इक्वल टू लैम्डा, तो ब्राइट. तो आपको क्या मिलेगा? एक पैटर्न मिलेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क. राइट? डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट. तो व्हाट हैज हैपेंड? एक सोर्स था, लाइट पूरे में थी, दूसरा सोर्स ऑन किया, कुछ पॉइंट से लाइट गायब हो गई, कुछ पॉइंट पे ज्यादा हो गई. अब इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि एनर्जी बढ़ गई या एनर्जी कम हो गई, एनर्जी उतनी रही. जो डार्क पॉइंट थे वहां से लाइट कहां चली गई? ब्राइट पॉइंट्स पे चली गई. तो लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस. राइट? एंड दिस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यंग्स with a Young's double slit experiment. We are going to study in the next class. Okay? Hope so. ये सब समझ में आ गया होगा.